हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेकंड कार्नेटिक वॉर। पिछली वीडियो में हमने सेकंड कार्नेटिक वॉर का पूरा बैकग्राउंड अच्छे से कवर किया, जहां पर हमने देखा था कि कैसे और क्यों ये दो टीम्स बनी, जिसमें एक तरफ थे मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ थे अनवरुद्दीन, नासिर जंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। साल 1748 में मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब ने अपनी फौज के साथ कार्नेटिक की कैपिटल आरकोट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अनवरुद्दीन ये जानता था कि अगर ये फौज एक बार आरकोट तक पहुंच गई तो फिर आरकोट को कैप्चर होने से बचा नहीं पाएगा। इसीलिए अनवरुद्दीन अपनी पूरी तैयारी के साथ अंबूर पहुंच गया ताकि वो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को रास्ते में ही रोक ले। और यहाँ हुई एक बहुत ही खतरनाक बैटल जिसका नाम है बैटल ऑफ अंबूर 1748। इसी बैटल के साथ सेकेंड कार्नेटिक वॉर की शुरुआत हो गई। बैटल ऑफ अंबर में अनवरुद्दीन मारा गया और इसके बाद चंदा साहिब बना कार्नेटिक का अगला नवाब। चंदा साहिब के नवाब बनने में सबसे अहम भूमिका थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसीलिए चंदा साहिब ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पौंडीचेरी के आसपास के 80 गांव दे दिए। तो इस तरह बैटल ऑफ अंबर के साथ ब्रिटिश टीम का एक विकेट डाउन हो गया और स्कोर था 1-0। फ्रेंच टीम 1-0 से ब्रिटिश टीम से आगे थी क्योंकि अब कार्नेटिक का नवाब फ्रेंच टीम का था और हैदराबाद की निज़ामियत का तो फैसला भी होना बाकी था। ब्रिटिश टीम को अपने तीसरे खिलाड़ी की तलाश थी। अनवरुद्दीन का एक बेटा था वल्ला जहां। नासिर जंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वल्ला जहां को ये विश्वास दिलाया कि वो वल्ला जहां के साथ हैं और अनवरुद्दीन की मौत का बदला लिया जाएगा। इस तरह ब्रिटिश टीम में वल्ला जहां की एंट्री हुई। तो इन दोनों गुटों में 1750 में तिरुवदी में दो बैटल्स हुए जिन्हें बैटल्स ऑफ तिरुवदी भी कहा जाता है। बट तिरुवदी के इन दोनों बैटल्स में फ्रेंच टीम का ही पलड़ा भारी रहा और इसके बाद ब्रिटिश टीम की यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत हो गई। वल्लाजा घबरा गया और भागकर जिंजी के फोर्ट में छुप गया। जिंजी बेसिकली कार्नेटिक रीजन में ही एक जगह है जो अरकोट से अराउंड 80 किलोमीटर दूर होगी। और जिंजी के किले की खासियत ये थी कि वो इतना मजबूत था कि उसे आसानी से कैप्चर नहीं किया जा सकता था। इसकी दीवारें बेहद ऊंची और 13 से 14 किलोमीटर लंबी थी और ये 3 पहाड़ों में फैली हुई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब को भी इस किले को कैप्चर करने में 8 साल लग गए थे। फ्रेंच टीम ने इस किले की घेराबंदी कर दी और 11 सितंबर 1950 की रात को इस किले पर अटैक कर दिया। ये फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले की मिलिट्री प्लानिंग और स्ट्रेटजी का ही नतीजा था कि इस अभेद कहे जाने वाले किले को फ्रेंच आर्मी ने मात्र एक रात में कैप्चर कर लिया। इसके बाद वल्लाजा की मदद के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नासिर जंग भी यहाँ पर आ पहुँचे और इस तरह ब्रिटिश टीम और फ्रेंच टीम दोनों आमने सामने आ गई और छिड़ गया जिंजी का युद्ध। बैटल ऑफ जिंजी में फिर एक बार फ्रेंच टीम ब्रिटिश टीम पर भारी पड़ी। इसी बैटल ऑफ जिंजी के दौरान फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले नासिर जंग के किसी खास आदमी को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गए और इसका नतीजा ये निकला कि 16 दिसंबर 1750 को नासिर जंग को उसी के आदमी ने मार दिया। इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ मुजफ्फर जंग को क्योंकि हैदराबाद का नवाब बनने के लिए मुजफ्फर जंग का रास्ता साफ हो गया था। इस तरह दिसंबर 1750 को मुजफ्फर जंग को ऑफिशियली हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया गया और फिर एक बार ब्रिटिश टीम का एक और खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुका था और अब कार्नेटिक का नवाब और हैदराबाद का निज़ाम दोनों फ्रेंच टीम के अपने लोग थे। इस तरह अब फ्रेंच टीम 2-0 से ब्रिटिश टीम से आगे चल रही थी। अब क्योंकि मुजफ्फर जंग के नवाब बनने में ड्यूप्ले और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अहम भूमिका थी, तो इसके एहसान के बदले मुजफ्फर जंग ने पौंडीचेरी के आसपास की बहुत सारी टेरिटरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। फेमस टाउन मसूलीपट्टनम को भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। 5-5 लाख रुपए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ट्रूप्स में बंटवा दिए। ड्यूप्ले को अलग से 20 लाख रुपए दिए और साथ ही साथ उसे कृष्णा से कन्याकुमारी तक के मुगल डोमिनियन का गवर्नर नियुक्त किया। बट फ्रेंच टीम को अब एक ही चिंता सताई जा रही थी कि ये वल्लाजा कहाँ गायब हो गया, क्योंकि बैटल ऑफ जिंजी तो हुई ही इसलिए थी क्योंकि वल्लाजा वहाँ पर छुपा हुआ था। लेकिन बैटल ऑफ जिंजी के बाद भी वल्लाजा का कुछ अता पता नहीं चला और ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वल्लाजा को अगर जिंदा छोड़ दिया तो वो कभी ना कभी चंदा साहिब के लिए खतरा बन सकता था। तभी खबर आई कि वल्लाजा जो है वो अब त्रिचिनापल्ली के किले में छुप के बैठा है। मैप में आप त्रिचिनापल्ली की लोकेशन का थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। आप देख सकते हो कि जिंजी से काफ़ी दूर निकल आए थे वल्लाजा। तो फ्रेंच टीम तैयारी कर रही थी त्रिचिनापल्ली जाने की,
बट इतने में ही खबर आई कि मुजफ्फर जंग, जो अफगान के अगेंस्ट बैटल ऑफ लक्की रेड्डी पास में लड़ने गए थे, वहाँ पर उनकी हत्या हो गई। तो अब ना सिर्फ फ्रेंच टीम का एक खिलाड़ी आउट हो गया था, बल्कि हैदराबाद की कुर्सी भी खाली हो गई। तो ऐसे में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सलाबत जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया। सलाबत जंग आसफ जाह का बेटा था और नासिर जंग का छोटा भाई। अब सलाबत जंग तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के एहसान के नीचे दब गया। उसने पूरा का पूरा नॉर्दर्न सरकार्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। नॉर्दर्न सरकार्स बेसिकली आंध्र प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स को कहा जाता है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुस्तफ़ानगर, एल्लोर, राजमुंद्री और चिकाकोल। तो इस तरह सलाबत जंग के रूप में फ्रेंच टीम में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई। और एक बार नज़र डालते हैं स्कोर बोर्ड पर, तो अभी भी स्कोर 2-0 है और फ्रेंच टीम सेकेंड कार्नेटिक वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 2-0 से आगे चल रही है। तो अब फ्रेंच टीम बिल्कुल बेफिक्र होकर वल्लाजाह की तलाश में त्रिचिनापल्ली की तरफ निकल सकती है, क्योंकि वहाँ पर छुपा हुआ था वल्लाजाह। फ्रेंच टीम ने जुलाई 1751 में त्रिचिनापल्ली के किले का घेराव कर दिया। वल्लाजाह और उसकी आर्मी के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ियों को भी पूरी तरह से त्रिचिनापल्ली के किले में ट्रैप कर लिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छोटा सा ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कैप्टन के पद पर काम कर रहे थे। वो फ्रेंच टीम को चकमा देकर यहाँ से निकल गए और सीधा पहुँचे फोर्ट सेंट डेविड। वहाँ फोर्ट सेंट डेविड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी बड़े ऑफिसर्स इस भयावह स्थिति में कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि किसी भी तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को रोका जा सके। बट कोई भी विकल्प उनके सामने नहीं था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत कार्नेटिक और डेक्कन में अपने पीक पर थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार उनके सामने हारती जा रही थी। लेकिन अब रॉबर्ट क्लाइव फोर्ट सेंट डेविड पहुंच चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के सामने उन्होंने एक प्लान रखा। क्लाइव ने कहा कि चंदा साहेब ने अपनी पूरी फौज त्रिचिन्नापल्ली के घेराव में लगा दी है। ऐसे में बढ़िया मौका है आरकोट को कैप्चर करने का। क्लाइव ने मात्र 500 सोल्जर्स के साथ आरकोट पर हमला किया और आरकोट को कैप्चर भी कर लिया। इससे क्लाइव की तो वाहवाह हुई ही, साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी हिम्मत बढ़ी। ये फ्रेंच टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। इसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस ने त्रिचिनापल्ली में फ्रेंच टीम पर भी अटैक कर दिया और फाइनली अप्रैल 1752 आते आते त्रिची फोर्ट का घेराव खत्म हुआ। फ्रेंच टीम को यहाँ पर सरेंडर करना पड़ा, बट चंदा साहिब यहाँ से भाग निकला और पहुँच गया तंजौर, जो कि उसका होम टाउन था। बट जैसी इसकी हरकतें थी, इसने हर जगह अपने दुश्मन बना रखे थे। तंजौर में इसे मराठाओं ने पकड़ लिया और वहीं पे उसे मार दिया। चंदा साहिब अब मैदान से बाहर हो गया और कार्नेटिक का नवाब बना वल्लाजाह। अब दोनों टीमों में 2-2 खिलाड़ी थे और स्कोर भी एकदम बराबरी पर था। निज़ाम फ्रेंच टीम का और नवाब ब्रिटिश टीम का। बड़ी मुश्किल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेकेंड कार्नेटिक वॉर में 1-1 से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर आके खड़ी हो गई और ये सब हो पाया क्लाइव की चतुराई के दम पर। बट ड्यूप्ले इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सितंबर 1752 में फोर्ट सेंट डेविड पर अटैक कर दिया, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अटैक को ब्लॉक कर दिया और इसके बाद क्लाइव ने फ्रंट फुट पे आके 2 बेहतरीन शॉट लगाए। क्लाइव ने 1752 के आखिरी कुछ महीनों में कोवलोंग और चिंगलपेट में जो फ्रेंच फोर्ट्स थे उन्हें कैप्चर कर लिया। बट ड्यूप्ले अभी भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने 1753 में ब्रिटिश टीम पर अटैक कर दिया। दोनों टीम्स एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी और इन दोनों गुटों में त्रिचिनापल्ली में 3 बैटल्स हुई। फ्रेंच टीम को ना सिर्फ यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, बट ज़्यादा शर्म की बात यह थी कि ब्रिटिश टीम के फ्रेंच कमांडर एम ऑस्ट्रिक को भी कैप्चर कर लिया गया। ये तो फ्रांस के लिए बहुत ही डूब मरने वाली बात थी। फ्रांस की गवर्नमेंट ने ड्यूप्ले को वापस से फ्रांस बुला लिया और त्रिचिनापल्ली में हुई हार का पूरा ठीकरा उसके सर पे फोड़ दिया। इंडिया में ड्यूप्ले के बदले अब एम गोदियो को भेजा। गोदियो को सीधे निर्देश दिए गए थे कि वो इंडिया जाते ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेगोशिएशन करे ताकि ये युद्ध रुक सके। जनवरी 1755 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक कंडीशनल पीस एग्रीमेंट हुआ और इस पीस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और इस तरह सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंड हुआ। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंड होते होते सिचुएशन ये थी कि वल्लाजाह को कार्नेटिक का नवाब मान लिया गया था और उधर फ्रेंच टीम का सलाबत खान अभी भी निज़ाम था हैदराबाद का।
इस वीडियो की नोट्स आप bookstava.com वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। माइंड मैप के लिए आप बुक्स्तवा को टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। बुक्स्तवा चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बुक्स्तवा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स्तवा।